कितना, इतना ही कर पाते हैं। आपको कितना करना पड़ेगा, इतना, समझे? मतलब उसी चीज को बार बार 3 बार करना है, तब जाके आपको वो क्वेश्चन दिमाग में फिट होगा। अब ये क्यों करना है, इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। एसएससी के पिछले 5 साल के आप पेपर उठा के देखिए, आपको मैथ्स में, अभी आप इस साल का पेपर उठा लीजिए 23 का जो मैंने दिया था, उसके जो मैथ्स के 25 क्वेश्चन है, मैं आपको पिछले 5 साल के जो पेपर है प्रीवियस ईयर के सीजीएल में, उनसे बाहर नहीं जाएंगे, मैं उन्हीं में से वो क्वेश्चन बता दूंगा कि ये यहीं से आया है। जब आपको पता है कि वो क्वेश्चन कहाँ से आया है, तो आपको करने में कोई दिक्कत आनी चाहिए क्या? नहीं आनी चाहिए। तो कुल मिला के आपको क्या करना है कि जो यहाँ से बुक दी जा रही है, जो सब क्वेश्चन करा रहे हैं, सारे प्रीवियस ईयर पैटर्न पे बेस्ड होते हैं। उन क्वेश्चन को पहले कोचिंग में जब सीख लेना है कैसे करना है, उसके बाद में जब आप इनको बार बार करेंगे। अब ये बार बार करना क्यों है? क्योंकि आपको एग्जाम में मिल रहे हैं केवल 60 मिनट, 60 मिनट ही मिलते हैं प्री में। उसके बाद आपको 100 प्रश्न करने हैं उस 60 मिनट में। तो उसके लिए आपको चाहिए स्पीड। सबसे बड़ी चीज है एसएससी स्पीड। एसएससी में जो ए से पहला वाला, उसको आप स्पीड समझिए, वो स्पीड है, केवल स्पीड चाहिए। आपका पेपर वहां पे अगर टाइम से पहले खत्म नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आप 150 से ऊपर स्कोर नहीं ला सकते वहां पे। आप 150 से नीचे ही रह जाएंगे अगर आपका टाइम पे खत्म नहीं हो रहा है तो सबसे पहली चीज आपको स्पीड बढ़ानी होगी। और आप एक बार करके कभी स्पीड नहीं बढ़ा सकते, आपको चीजों को घर पे मल्टीपल टाइम पढ़ना पड़ेगा, तब जाके स्पीड आएगी। अब देखिए गलती कहाँ करते हैं हम लोग, कि मैथ्स जो होता है वो बहुत बेसिक लेवल का ही मैथ्स होता है एसएससी में, 10th तक का होता है। आप में से कोई मुझे ऐसा सवाल बता सकता है कि एसएससी के पेपर में, प्रीवियस ईयर पेपर में, जो 10th से आगे की क्लास का पहले आया हो? 11th 12th में जो मैथ्स होता है उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होता है, उसके अलावा उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ज्यादा होता है, वो सब एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला वो सब हो जाता है, या फिर इंटीग्रेशन, समाकलन, अवकलन वो सब होता है। तो क्या वो सब आ रहा है क्या एसएससी में? एक भी क्वेश्चन आज तक आपको समाकलन अवकलन का दिखा है क्या एसएससी में? तो फिर वो जो बच्चे क्यों बोलते हैं कि भाई हमारा तो आर्ट्स था, 11वीं 12वीं में नहीं कर सकते? 10वीं तक का ही तो मैथ्स, 10वीं तक मैथ्स नहीं पढ़ा क्या आप लोगों ने? 10वीं तक तो हमने पढ़ा है ना। ऐसा कोई है क्या जिसने 10वीं पास नहीं की और तैयारी करने आ गया? 10वीं के बाद ही आए ना सब लोग, तो 10वीं तक का मैथ्स आप लोगों ने पढ़ा है। आप सबके लिए वही मैथ्स है यहाँ पे। अगर आपने स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ा होता, जैसे मैंने भी नहीं पढ़ा था स्कूल में, कोई बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा था, आप लोगों ने भी नहीं पढ़ा है, मुझे पता है। अपने यहाँ जो स्कूल में तैयारी कैसी करवाई जाती है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है, नंबर लाना है। स्पीड से मतलब नहीं होता है, कॉन्सेप्ट से मतलब नहीं होता है, बस रट के स्टेप बाय स्टेप बस करना है, नंबर लाना है। लेकिन यहाँ पे वो काम नहीं करता है, यहाँ पे उसको प्रैक्टिकल करना है। आपको क्वेश्चन थोड़ा घुमा देंगे, आप कर ही नहीं पाएंगे, स्टेप बाय स्टेप करने की आदत है आपको, तो आपको अपना दिमाग लगा के शॉर्ट में उसका आंसर निकालना है, ये बस आपको करना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। तो उसके लिए आपको सेम क्वेश्चन बार बार करना पड़ेगा, तब जाके आपको शॉर्टकट मिलेगा। जब आप पहली बार करेंगे तो हो सकता है आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा करना पड़े, दूसरी बार में आप एक स्टेप कम करेंगे उसकी, आप खुद समझ जाएंगे ये वाली स्टेप की जरूरत नहीं है लिखने की, आप कुछ स्टेप को कम करेंगे, तीसरी बार में और कम करेंगे। फिर जब ये चैप्टर हो जाएगा, उसके बाद अगला चैप्टर जब आप कर रहे हैं, ये एक चैप्टर खत्म हो गया है, अब आपका अगला चैप्टर चल रहा है, तो इस चैप्टर को तो करना ही है, साथ साथ में इसके भी कुछ क्वेश्चन आपको करते रहना है। उससे क्या होगा कि आप इसको तो कर ही रहे हैं, इसको भी साथ में कर रहे हैं, तो उससे भूलेंगे नहीं। तो इस तरीके से लेयर वाइज आपको चलना पड़ेगा। तो आपको कुल मिला के घर पे जाके टाइम देना पड़ेगा मैथ्स को बार बार करना पड़ेगा। गलती केवल इतनी होती है कि हम जो सरल क्वेश्चन है उस पर काम करने के बजाय सब क्वेश्चन को लेके बैठ जाते हैं, तो एक बार करते हैं। आपको यहाँ से मान लीजिए 100 प्रश्न कहीं से मिले हैं, तो उसमें 20 प्रश्न टफ होंगे, आप उस 20 को छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। एसएससी में आप टफ क्वेश्चन दिखे छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। इजी वाले को 4 बार कर लीजिए, 5 बार कर लीजिए, आपका सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। सारे क्वेश्चन करना अपना टारगेट नहीं होना चाहिए। अपना क्वेश्चन जो इजी क्वेश्चन है उनको इतनी बार कर लेना है, रगड़ देना है क्वेश्चन को। मतलब इजी क्वेश्चन भले 2+2 4 है, तो अपने को 2+2 4 करना है, और कुछ नहीं करना है, अलग से नहीं जाना है, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने नहीं जाना है। अब बच्चे क्या है, यूट्यूब पे देख लेंगे कुछ कि ये वाला क्वेश्चन है एसएससी में आता है, एक कहीं आ गया है प्रीवियस, एक बार कहीं पूछ लिया है, ट्रिकी क्वेश्चन है, वो टाइम लगा है काफी, उस क्वेश्चन को सीखने में टाइम बर्बाद कर रहे हैं, जबकि उस टाइम में वो इजी क्वेश्चन को सीख सकते हैं जिनका पोर्शन ज्यादा है। 25 में से 2 या 3 क्वेश्चन आपको ट्रिकी मिलेंगे, या लेंदी मिलेंगे, या कैलकुलेटिव मिलेंगे। आप उनको छोड़ के भी अपना आराम से प्री निकाल सकते हैं। और अगर आप उनको छोड़ देते हैं अभी के लिए, और आपको अगर इजी में कमांड बना लेते हैं, जो 22-23 प्रश्न है, अगर उनमें आपकी स्पीड इतनी अच्छी हो जाती है कि आप टाइम से पहले उनको खत्म कर लेते हैं, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा कि वो जो 2 या 3 एक्स्ट्रा प्रश्न है जो कठिन है वो आप कर पाएंगे।
वो तभी कर पाएंगे जब आप इजी में स्पीड बढ़ा लेंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि इजी तो मुझे आता है, मैं इसको छोड़ देता हूँ, अब जो टफ वाला क्वेश्चन है मैं केवल उस पर काम करता हूँ, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आपको टफ को छोड़ना है, इजी को बार बार करना है। आप भले बोर होंगे थोड़ी देर, जैसे मैथ्स का सेम क्वेश्चन बार बार करने में आपको आंसर याद हो जाएंगे, कई बार क्वेश्चन याद हो जाएंगे, पर यार करने का क्या मतलब है, मुझे जो आंसर याद है, लेकिन करना है, फिर भी उसी को बार बार करना है। क्योंकि एसएससी खुद ये चीज नहीं सोच रहा है कि बार बार मैं ये क्वेश्चन क्यों दे रहा हूँ, सेम क्वेश्चन हर बार दे रहा है। आप प्रीवियस पेपर उठा के देख लीजिए, सब कुछ रिपीट हो रहा है। तो आपको भी उसका दिमाग पढ़ना है, एसएससी का जो पेपर बनाने वाला बैठा है, आपको वो देखना पड़ेगा कि ये सेम क्वेश्चन बार बार दे रहा है, तो मैं क्यों ना सेम क्वेश्चन ही बार बार पढ़ूं ताकि मेरा सिलेक्शन हो। अपने को तो उससे मतलब है, अपने को ज्ञानी बनना नहीं है, अपने को सारे क्वेश्चन आते हैं ये प्रूफ नहीं करना है। मुझे भी सब कुछ नहीं आता है, मैं तो कह रहा हूँ। आपको भी ऐसा नहीं बनना है कि मुझे सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको बस अपना स्कोर बढ़ाने से मतलब है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा इजी करने से ही काम हो रहा है, तो आप पहले इजी पे अच्छी कमांड बनाओ, तब जाके टफ के पीछे भागो। तो मैथ्स में जो सबसे बड़ी गलती यही होती है कि टफ चीजों को लेके बैठ जाते हैं। कोई को एडवांस से डर लगता है, कोई को अरिथमेटिक से डर लगता है। पूरा 10th का ही मैथ्स से अरिथमेटिक एडवांस अपन ने अलग कर दिया, नाम दीजिए मुझे इससे डर लगता है, किसी को ट्रिग्नोमेट्री से डर लग रहा है, किसी को ज्योमेट्री से डर लग रहा है। जब खोल के देखेंगे, जब करेंगे चीजों को, तो पहली बार में हो सकता है डर लगे भी, चीजों को आप करेंगे धीरे धीरे चैप्टर आपका खत्म हो गया। एक बार पहली बार में आपको थोड़ी परेशानी आएगी, लेकिन क्या सेम क्वेश्चन आपको दूसरी बार करने में टफ लगेगा? क्या नहीं लगेगा ना। उसमें से हो सकता है पहली बार में आपको 100 में से 50 क्वेश्चन ही आते थे, क्या अगली बार भी 50 ही आएंगे? क्या अगली बार 60 आएंगे ना आपको? तो आपको अगली बार 60 आएंगे, अगली बार फिर 70 आएंगे, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो आपको कुल मिलाकर उन 100 प्रश्नों को 4 बार कर लेना है, तो आप 100 में से 90 क्वेश्चन करने लायक हो जाएंगे। और जब आप 90 करने लायक हो जाएंगे और जब आपकी यहाँ से कोचिंग खत्म होगी, तो आपको मॉक लगाने की प्रैक्टिस करनी होगी। उसमें आपके वो जो 90 के बाद जो 10 प्रश्न बचे हुए वो अपने आप क्लिक होने लग जाएंगे। जो ट्रिक वाले क्वेश्चन है वो आप तभी कर पाएंगे जब आपके इजी क्वेश्चन करने की आदत बन जाएगी। तो मैथ्स में कुल मिला के एक ही चीज करनी है, जो क्वेश्चन यहाँ से दिए जा रहे हैं, आपको बुक मिली होगी, हमारे टाइम पे बुक नहीं थी, जब मैं पढ़ रहा था बुक बन रही थी, तो हमको शीट्स दी जाती थी। तो वही शीट या फिर जो आपको अभी बुक मिली हुई है, यहाँ से जाना है, क्वेश्चन लगाना है घर जाके। सर ने आज पढ़ाया तो आपको क्या करना है, जैसे सर ने चैप्टर पढ़ाया है, ये पूरा चैप्टर है, मान लो कितना पोर्शन अभी हो गया है, तो अपन क्या सोच रहे हैं कि ये जब यहाँ तक खत्म हो जाएगा चलते चलते, तो यहाँ पहुंचने के बाद में मैं क्वेश्चन करना स्टार्ट करूंगा। आप ज्यादातर लोग ये करते हैं, पहले चैप्टर तो खत्म हो जाए, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करने जाएंगे, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन हो सकता है उसी पैटर्न के मिले जो यहाँ तक का है, अगला क्वेश्चन इस वाले पोर्शन का मिल गया, तो आप लोग सोचेंगे कि यार ये वाला तो पढ़ाया नहीं है, तो मैं इसको क्यों करूँ, रहने देता हूँ अभी ये चैप्टर। आप छोड़ देंगे किताब को। आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको क्या करना है, 100 प्रश्न है अगर आपके पास, पहला आपका हो गया है, ठीक है, दूसरा नहीं हो रहा है, उसको छोड़ देना है, उसको पढ़ना है। जो इसमें कॉन्सेप्ट काम किया है क्या उसमें काम कर रहा है, उसको समझने की। नहीं हो रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो, जरूर जो नहीं पढ़ाया है उसको भी पढ़ो, उससे फेमिलियर हो जाओ। आप एक बार घर पे क्वेश्चन पढ़ लोगे, अपना दिमाग लगा लोगे उसमें कि ये मुझसे नहीं हुआ था। अगले दिन जब यहाँ सब आएंगे पढ़ाने और वही वाला क्वेश्चन करके दिखाएंगे ना, तो आपका दिमाग ज्यादा एक्टिव रहेगा उसको सीखने के लिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन घर से पढ़ के आए हो, आपने दिमाग दौड़ाया है उस क्वेश्चन के लिए। तो जब आप उस क्वेश्चन को यहाँ पे सीखोगे तो आपको ज्यादा टाइम के लिए याद रहेगा। फिर ऐसे इतना पोर्शन आपका हो गया, फिर इस पोर्शन के लिए आप काम करिए। साथ में जब आपका चैप्टर खत्म हो तब आपका बुक का सारा क्वेश्चन खत्म हो जाना चाहिए। तो वरना क्या होगा कि आप करते जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक चैप्टर चला गया, उसके बाद में यहाँ तो दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया है, तो आप यहाँ के यहाँ क्वेश्चन खत्म कर नहीं पाए, यहाँ से एक नया चैप्टर स्टार्ट हो गया आगे, तो ये आप कर ही नहीं पाएंगे। आप एक लूप होल में फंस जाएंगे कि आगे आगे पाठ पीछे पीछे सपाट, तो वो आपको नहीं करना है। मैथ्स में ये मेन चीजें होती है। इसके अलावा आपके जो क्वेश्चन होंगे मैथ्स को रिलेटेड, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। मेरी ओर से इतना ही बताना था। इसके अलावा आपको मैथ्स में कुछ करना ही नहीं है। और आपको कुछ एक्स्ट्रा बहुत लग रहा है ना कि कहीं से यूट्यूब से क्लास लेनी पड़ेगी, कोई 2000 रुपए का पेज खरीदना पड़ेगा, कोई थ्योरम पढ़नी पड़ेगी बहुत खतरनाक, या फिर कुछ शॉर्टकट्स का नोट्स कहीं से मंगाना पड़ेगा ऑनलाइन का, उसको याद करना पड़ेगा, ट्रिक लगानी पड़ेगी, या बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कोई सेट खरीदना पड़ेगा। कुछ नहीं खरीदना है, कोई बुक लगाने की जरूरत नहीं है। सीएमसी की ये बुक है, ये लगा लो। अब ये जब कंप्लीट आपकी हो गई है मैथ्स, यहाँ पे जब कोर्स चल रहा है, तब ये बुक साथ में आपने 3-4 बार लगा ली। इसके बाद एक चीज और आप कर सकते हैं, मैथ्स के लिए बता रहा हूँ, केवल मैथ्स के लिए। पिनेकल नाम की प्रीवियस ईयर की बुक आती है, तो जब आपकी जिस दिन कोचिंग खत्म हो जाए उस दिन से आपको बुक उठानी है। लेकिन शर्त यह है कि तब तक आपकी कोचिंग की बुक 3 बार से 4 बार कम से कम होनी चाहिए, तब ही जाके उठानी है।
ऐसे नहीं कि उसको डायरेक्ट भी अभी से खरीद लो, आप अभी नहीं खरीदनी आपको, तब जब वो आपका कोचिंग का बुक कंप्लीट हो जाए, पहले वो बुक, क्योंकि उसमें पैटर्न वाइज क्वेश्चन है, उसमें सही तरीके से दिए हुए हैं। वो बुक जो मैं बता रहा हूँ पिनेकल की, वो इसलिए है ताकि आपको ये रियलाइज हो जाए कि इतने दिन तक जो आपने कोचिंग पे पढ़ा है वो काम का है कि नहीं, वो आपको पता चलेगा पिनेकल की बुक से। पिनेकल की जो बुक है उसमें बिल्कुल रो क्वेश्चन, यानी कि जो एग्जाम में आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन है, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन और उनका सोल्यूशन दिया रहता है। तो आपको क्या करना है, पिनेकल बुक खरीदनी है जब आपकी कोचिंग खत्म हो जाए उसके बाद में। उसमें मैथ्स दिया हुआ है 90 डेज के हिसाब से, उसमें पार्ट रखा है चैप्टर्स को, 90 दिन का सिलेबस है उसका। आपको 90 दिन नहीं लगेंगे, आपको 45 दिन लगेंगे। मैंने खुद ने उस बुक को 45 दिन में पूरी खत्म की है, केवल 150 क्वेश्चन डेली करने, 150 आराम से हो जाएंगे आप लोगों से। 2-3 घंटे 4 घंटे जितना लग रहा है, किसी का मैथ्स अगर मान लो स्पीड कम है 5 घंटे भी लग रहे हैं, किसी का ज्यादा तेज है तो 2 घंटे लग रहे हैं, जितना टाइम लगे आपको उसको टाइम देना है और हो सके उतनी ज्यादा स्पीड में करना है, क्योंकि उसमें सारे क्वेश्चन सेम दिखेंगे। उसमें क्वेश्चन देने का जो तरीका है ऐसे दिया रहेगा कि पहले सीजीएल के क्वेश्चन दिए 2023 के 8-10 क्वेश्चन जो भी उस टॉपिक से आए हुए हैं वो दिए रहेंगे, फिर सीएचएसएल से दिए रहेंगे, फिर एमटीएस से दिए रहेंगे उसी चैप्टर के। तो आप देखेंगे कि मैं ये क्वेश्चन लगा रहा हूँ 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तक तो सब अलग अलग आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन वही सेम है जो पहला है, बस 2 की जगह 4 लिख दिया है, 4 की जगह 6 लिख दिया है, इस टाइप से चेंज कर दिया है। अब आपको क्वेश्चन लगाते लगाते जब आप थोड़ा पीछे पहुंचेंगे, चैप्टर के आखिरी तक जाएंगे, तो आपको ये रियलाइज होगा कि कुछ नया आ ही नहीं रहा है, सब कुछ वही है जो कोचिंग में पढ़ा था, वही है जो 3-4 बार हमने प्रैक्टिस की थी, और वही सब कुछ बार बार आ रहा है। और जब इतनी बार वही आ रहा है, सीजीएल में वही आ रहा है, सीजीएल में वही आ रहा है, पिछले साल के सीजीएल में वो आया है, पिछले 5 साल तक सीजीएल में सेम क्वेश्चन आता आ रहा है। 40 शिफ्ट में पेपर होता है, आपको पता है कि नहीं है, लगभग 40 शिफ्ट में फ्री होता है। तो आप 40 शिफ्ट के क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं हर बार को 30 शिफ्ट में तो क्वेश्चन मिल ही जाएगा। ऐसे क्वेश्चन फिक्स है, पैटर्न में तो फिक्स आते हैं क्वेश्चन, कोई ऐसा नया उठा के नहीं बनाया जाता है कि चलो आईआईटी का एग्जाम में एक काम करो कि ये क्वेश्चन बना दो, एक बंदर रस्सी पे चढ़ रहा है, ये इधर से कूद रहा है, इसका ये कोर्स बताओ, वो बताओ, कुछ क्रिएटिविटी लगाई ही नहीं जाती है, वो सब आईआईटी के क्वेश्चन में हो गया। ऐसा समाकलन अवकलन देके यहाँ पे x लिख दिया, वहां नीचे बटन कुछ लोग ने लिख दिया, पूरा वर्गमूल बना दिया, कुछ बना दिया, खतरनाक कुछ करने की कोशिश नहीं। वो लिखेगा 1 + 2 + 3 और ऐसा करके लाइन खींच देगा, बोल देगा 35 पदों का योग बताओ। अब इसमें क्या नया आ रहा है, फॉर्मूला लगाना है, आंसर लाना है, अब इसमें भी आप दिमाग लगाने की सोच रहे हैं कि मुझसे नहीं होगा, तो ये आपका आलसीपन हो जाएगा फिर, क्योंकि आपने वैसा क्वेश्चन घर से करके करे नहीं, आपको फॉर्मूला याद होगा ही नहीं। अब आपको फॉर्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं है, जब बात फॉर्मूले की आई तो बता देता हूँ। जब आप यहाँ से जाए घर पे पढ़ के, आप फॉर्मूले सामने लेके बैठिए, कोई जल्दी नहीं है अपने को कि भाई फॉर्मूला पूरा पहले याद करेंगे फिर सॉल्व करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। फॉर्मूले सामने लेके बैठिए, 3 बार 4 बार 5 बार ये बड़ा है, फॉर्मूले सामने लेके बैठिए, 4 बार 5 बार लगा दीजिए उसको, 4-5 बार, अपने आप आपको फॉर्मूले दिमाग में याद हो जाएंगे। आपको नींद में भी कोई क्वेश्चन देगा, आपको चाहे फॉर्मूला याद नहीं आए, आप अप्लाई कर दोगे, आंसर बता दोगे सीधा कि ये क्वेश्चन है, इसका ये आंसर है, आपको उससे मतलब ही नहीं रह जाएगा बीच में क्या है, सब कुछ बीच का सब अपने को मिस करना है, क्योंकि एग्जाम में 60 मिनट है प्रश्न सोए, आप बीच का याद करने जाओगे कि x + 1/x बराबर, अगर अच्छा ये a होगा तो फिर x + 1 x का स्क्वायर + 1/x² निकालना है, अच्छा इसका स्क्वायर करके फिर ये कर, इतना दिमाग नहीं लगाना है आपको। सीधा ये दिया है तो इसका दिमाग में अपने आप स्क्वायर भी होना चाहिए, जहाँ माइनस करना है वो माइनस भी होना चाहिए, जहाँ प्लस करना है वो प्लस भी अपने आप होना चाहिए। आपको फॉर्मूला तो दिमाग में आना ही नहीं चाहिए, आपको डायरेक्ट उसका एप्लीकेशन अनुप्रयोग जो होता है वो दिमाग में आना चाहिए। उसके लिए केवल एक ही तरीका है, रिपीट करो चीजों को, रिपीट करो। जैसे मैं हूँ आज क्लास में यहाँ पे आया हूँ, साल भर बाद आप मेरी शक्ल हो सकता है भूल जाए बहुत लोग, लेकिन अगर मैं आपको रोज दिखता रहूं तो क्या आप मुझे भूल पाएंगे? नहीं भूल पाएंगे। अपने मम्मी पापा की शक्ल अपन कभी भूल सकते हैं क्या? गलती से भी नहीं भूल सकते, अपन बचपन से उनको देख रहे हैं, वो भी अपन अपनी शक्ल नहीं भूल सकते हैं। अगर मान लो किसी आदमी को अपन एक बार देखते हैं तो क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि रिपीटेशन नहीं हो रहा है चीजों का, सेम चीज रोज देखोगे अपने आप याद होगी। ये नॉर्मल दिमाग अपना ऐसे ही काम करता है, जिस चीज की अपने को लगता है जरूरत है उसको याद रखता है, जिसकी जरूरत नहीं है उसको हटा देता है। नॉर्मली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सारी खबरें तो याद होने ही जाती है, जो मेन रहती है वो याद होती है, वो भी धीरे धीरे फेड आउट हो जाती है। दिमाग क्या करता है, पुराना कचरा हटाता है, नया बढ़ता चला जाता है, कैसे चलता है। तो आपको कुल मिलाकर उस कचरे को बार बार भरना है, जो भी है कैसे चीज बार बार करेगी तो उसकी छाप वहां छोड़ देगी, समझे आप। बार बार सेम चीज होगी तो उसकी छाप वहां छूट जाएगी,
वो अपने आप याद रह जाएगा। एसएससी के सिलेबस में लॉजिक नहीं, देखो साफ बता रहा हूँ, जो मैथ्स है ये सब जो फॉर्मूला है, अलजेब्रा है, आपके ऑफिस में कुछ काम नहीं आएगा। मैं ऑफिस में गया हुआ, सब एक्सेल एमएस वर्ड पे काम होता है, कुछ काम का नहीं है, केवल एग्जाम निकालने में मतलब है। आपको भी पता है, आप ये एग्जाम निकाल के कोई ब्रिज बनाने नहीं जा रहे हैं, आप इंजीनियर नहीं है, तो आपको कोई ऐसे बहुत फॉर्मूले लगा के कुछ नहीं करना है। नॉर्मल प्लस माइनस गुणा भाग से ज्यादा आपको कुछ मैथ्स लगेगी नहीं। कुल मिला के अपना टारगेट एग्जाम निकालना है, तो कुल मिला के बस देखो कि भाई ये चीजें रिपीट हो रही है, ये यही पढ़ के जाओ। नॉर्मल लॉजिक है, उसमें कोई बहुत मेहनत करने की जरूरत लग नहीं रही है। नॉर्मली चीजों को रिपीट करो, एक ही फंडा है रिपीटेशन। उसके अलावा प्रैक्टिस टाइम को लेकर है बात, तो उसके लिए मॉक है। मॉक पे चारों सब्जेक्ट को बताने के बाद में आता हूँ मैं। अभी रीजनिंग की बात करते हैं मैथ्स के बाद में। तो रीजनिंग में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें कुछ एक लॉजिक लगता है कि ये वाला जब तक पता नहीं होगा तब तक वो क्वेश्चन नहीं होगा, तो आपको यहाँ से वो लॉजिक सीख लेना है, ठीक है। ऐसे कुछ चैप्टर होंगे, है ना, वो आपने जैसे पासे वाला क्वेश्चन है, जब तक आपको पता नहीं होगा कि पासे को कैसे देखना है, क्या पूछा जा रहा है, क्या आंसर करना है, तो अगर आपको एक बार पता चल गया तो आपका पासे वाला क्वेश्चन गलत हो सकता है। क्या आपका जो डाइस है, आप क्या कभी ये भूल सकते हो कि डाइस में कितनी फलक होती है, कौन किसके साइड में होता है? अगर आपको डाइस बता दिया जाए एक बार, आपको इसमें जो फलक है अगर बता दी जाए कि ये वाली साइड है, मान लीजिए ए, ये बी और ये सी, अगर आपको मैं एक बार बता देता हूँ कि जो इसके साइड में भी है और ये साइड में भी है, वो इसके कभी भी अपोजिट में नहीं आ सकता। तो क्या इस चीज को मैंने एक बार आपको बता दिया, इसका लॉजिक कि अगर वो पूछ रहा है कि इसके अपोजिट में क्या आएगा, और अगर ऑप्शन में बी और सी है और एक डी है, 3 ऑप्शन है मान लीजिए, तो आप क्या कभी गलती से भी बी और सी लगाएंगे क्या? और कितना टाइम लगा इस सवाल को करने में? कुछ टाइम नहीं लगा। इसी में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा डाल देगा वो, इसमें आपको वो राउंड वाइज, एंटी क्लॉकवाइज वो सब देखना रहेगा। अगर वो भी एक बार आपको बता दिया जाए तो क्या आप भूल पाएंगे? नहीं भूल पाएंगे। और इसकी क्या आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है? नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की नहीं है। बच्चे इसको लेकर प्रैक्टिस करने बैठ जाते हैं, तो बहुत ज्यादा टाइम इसको नहीं देना है, इसका लॉजिक समझना है, दिमाग में एक्चुअली फिट करना है। ये प्रैक्टिकल है, इसमें डाइस दिखता है, अगर नहीं समझ आ रहा है डाइस खरीद लो, उसको घुमा घुमा के देख लो, बहुत ज्यादा बढ़िया है। क्वेश्चन कहाँ करने की जरूरत है? कोडिंग डिकोडिंग में करो प्रैक्टिस, नंबर वाली जो सीरीज है उनकी प्रैक्टिस करो। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि उनमें कुछ न कुछ हर बार नया डालेगा कि यहाँ पे गुणा हो रहा है, दो 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 का सब में, तो अगली बार हो सकता है 2 का गुणा करके 2 प्लस कर दिया जाए, कुछ नया कर दिया जाए। कुछ मान लो फिर मिसिंग नंबर वाला क्वेश्चन है, तो उसमें कभी कुछ चेंजेस होते हैं। तो वो सारे जो पॉसिबिलिटीज है उन सबको कवर करने के लिए, यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज्यादा नहीं है, या 3-4 तरीके से क्वेश्चन बन पाएगा। इन 3-4 की आपने 3-4 बार प्रैक्टिस कर ली है, कुल मिला के 50 से 100 क्वेश्चन लगा लिया, आपका हो गया। लेकिन उसमें आपको बहुत सारी वेराइटी मिलेगी, उन चैप्टर की सबसे ज्यादा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। उसके अलावा जैसे कैलेंडर वाला चैप्टर हो गया, तो उसमें आपको पहले लॉजिक समझना पड़ेगा कि वो काम कैसे कर रहा है। एक बार आप प्रैक्टिकली उसका लॉजिक समझ गए तो आपको उसकी भी एक बार मतलब बस कैलकुलेशन आ गई है, दिमाग में फिट हो गई है, कुछ क्वेश्चन लगातार कर डाले आपने, वो फिट हो गया, तो चीजों को एक एक करके साइड करते चलो कि ये वाला चैप्टर अब मेरा गलत नहीं होगा। इस टाइप से रीजनिंग में काम करना पड़ेगा। रीजनिंग में आपको चीजें हटानी पड़ेगी कि टाइस एक बार सीख लिया है, अब ये मैं नहीं भूलूंगा, इसकी मुझे बार बार खोल के रिवाइज करने की मुझे नहीं लगता जरूरत है। क्वेश्चन आएगा हो जाएगा, मुझे पता है। कैलेंडर है, मुझे आता है, ज्यादा से ज्यादा ये देख लूंगा कैसे क्या थोड़ा फॉर्मूला क्या क्या काम कर रहा है, उसको फॉर्मूले से नहीं रटना है, उसमें दिमाग लगाना है कि भाई 7 दिन बाद अपने आप बार बदल जाता है, उसी के लॉजिक पे बनाया हुआ है। 100 साल में ये हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो वो सोचो कि इसमें इतने साल हैं, अच्छा 7 से यहाँ पे भाग दे के ये वाला डिजिट निकाला है, इसलिए ये जोड़ा जा रहा है। अगर ये एक बार समझ लिया, पीछे का लॉजिक समझ लिया, तो आप कैलेंडर नहीं भूल पाएंगे। इसी टाइप से जो बाकी सब चैप्टर हैं सब में कुछ न कुछ, बाकी फिगर वाले वो सब क्वेश्चन है, तो वो तो आपका अपना दिमाग है, वो तब दौड़ेगा जब आप एक्टिव रहेंगे एग्जाम को लेके, वो अपने आप हो जाएंगे आपसे। जब आप मैथ्स अच्छे से करेंगे, रीजनिंग के बाकी चैप्टर अच्छे से करेंगे, आपका दिमाग प्रेजेंस रहेगा, वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, उपस्थित रहेगा, तो आप अपने आप देखेंगे फिगर में वो आकृति है कि नहीं है। आपका दिमाग तो बोलराम पे घूम रहा है, आप फिगर में देखेंगे आपको अपने आप हो जाएगा। तो देखो रीजनिंग में मुझे नहीं लगता यहाँ मतलब जो शुभेंदु सर पढ़ा रहे हैं उसके अलावा आपको कहीं केट लेवल की रीजनिंग पढ़ के जाने की जरूरत है। मैं इसमें कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए आप थोड़ा सा क्वेश्चन लगा के जा सकते हैं। बाकी उसके अलावा रीजनिंग मतलब कहा जाए तो बहुत इजी रीजनिंग है, सबसे इजी सब्जेक्ट जो है रीजनिंग है, जो कि पूरा आपको स्कोर देता है 50 में से 50 नंबर आपके पूरे रीजनिंग में आने ही चाहिए, अगर आपका दिमाग वहाँ पे मौजूद है तो। अगर बोलाराम पे नहीं है तो आपका आ जाएगा। ये काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैथ्स अगर रिपीट कर लिया
तो आपका स्कोर आ सकता है। कुछ अलग से नहीं करना है, सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट करो। ये दो चीजें हो गई है। बात आती है जीके की। अब इन दोनों में मैं नोट्स का नाम कहीं नहीं लिया है कि आपको बहुत प्रॉपर लिख लिख के नोट्स बनाना है, ऐसा कुछ नहीं। आपको केवल चीजों को पकड़ना है कि ये डाइस अपनी लैंग्वेज में लिख लो, जो समझ में आया उतना काफी है। बहुत ऐसे अलग अलग कलर से डाइस बना के लिखने की, सजाने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे सजा सजा के मैथ्स और रीजनिंग के नोट्स बना रहे हैं। आपका 12th का बोर्ड नहीं है ये जो आप मैथ्स में स्टेप बाय स्टेप अलग अलग कलर से लिख रहे हैं तो आपको नंबर मिलेंगे। चित्र बना रहे हैं पूरा स्केल से लाइन खींच के, स्केल की जरूरत नहीं है। ट्राइंगल आप ऐसा भी बनाएंगे तो चलेगा, समोसा भी बनाएंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता चलना चाहिए कि ये साइड है, एक साइड है, एक साइड है, इन तीनों का योग 180 है। इतना इजी क्वेश्चन है। आपको ये बाहर निकाल दिया तो यहाँ वाला एंगल ये है तो ये इसका और इसका सम, ये ऐसी चीजें बस दिमाग में क्लिक हो जानी चाहिए। तो आपको फिगर की जरूरत भी नहीं पड़ने लग जानी चाहिए, बस वो करना है। अगर आप स्केल से फिगर बनाने जाएंगे तो फिर आपको एग्जाम में भी स्केल चाहिए होगी, तभी आप क्लिक कर पाएंगे क्वेश्चन को, वरना आप कर नहीं पाएंगे। आपको चीजों को रफ में लाना है। पहले स्केल छोड़िए, पहले बना के देखिए हाथों से ऐसा वाला ट्रायंगल, उस पर काम करिए। धीरे धीरे इसको भी मत बनाइए, दिमाग में ट्रायंगल बनाइए, उसमें इमेजिन करिए, दिमाग में फिट करिए। मैथ्स रीजनिंग का नोट्स नहीं फिट करना है, दिमाग में नोट्स बनाना है। ज्यादातर कोशिश ये करनी है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा टाइम लेते हैं। आपका 1 घंटा पूरा खा जाएंगे अगर आप ऐसे करने जाएंगे स्केल से बनाने, तो आपका 1 घंटे में भी मैथ्स और रीजनिंग नहीं हो पाएगा। तो सबसे ज्यादा आपको टाइम इन 2 सब्जेक्ट से बचाना है। ये सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग होगा। अगर आप मैथ्स से स्टार्ट कर रहे हो पेपर करना, तो आपका आधा घंटा कब 25 क्वेश्चन में हो जाएगा आपको समझ भी नहीं आएगा, और आप सोचेंगे कि गया पेपर, तब तो खत्म ही है। और सही में खत्म, क्योंकि आधा घंटा आप एक सब्जेक्ट को नहीं दे सकते, वरना तो आप 2 ही सब्जेक्ट कर पाएंगे आधा घंटा में। बच्चे 2 सब्जेक्ट और आपको 2 घंटे चाहिए उस पेपर के लिए, तो वो अगले साल वाला 1 घंटा और आपको इस साल लेना पड़ेगा, तो वो आप नहीं कर सकते। आपको एक ही घंटे में चारों करना है। तो मैं आपको साथ साथ में ये भी बता देता हूँ, अगर आप मॉक लगा रहे हैं अभी से, मैं मॉक की बात लास्ट में करूंगा, लेकिन अभी अगर लगा रहे हैं तो मैं आपको ये बात साथ में बताता चलता हूँ कि अगर आपका टारगेट पहली बार में प्री निकालना है और अच्छे स्कोर के साथ निकालना है, यानी अच्छा स्कोर होता है, कितना होता है अच्छा स्कोर? लगभग 60। अगर आपको केवल क्वालिफाई करना है तो 150 160 ला सकते हैं। लेकिन अगर आपको सेफ रहना है, ताकि आपको मेंस में भी सिलेक्शन लेना है, केवल प्री में नहीं, मेंस में भी लेना है, अपना टारगेट 170 से प्लस ही रखिए, 170 80। और वो लाने का एक ही तरीका है कि आप 3 सब्जेक्ट को पढ़ के ला सकते हैं क्या, इन 3 को या इन 3 को। एक सब्जेक्ट छोड़ के आप क्या 150 से ज्यादा नंबर ला पाएंगे क्या? नहीं ला पाएंगे। आपको चारों सब्जेक्ट कवर करने पड़ेंगे एक अच्छा स्कोर लाने के लिए। तो आपको एक पे चारों पे बराबर मेहनत करनी है। मैथ्स रीजनिंग का मैंने बता दिया है। अगर मॉक लगा रहे हैं 1 घंटे में, तो आपको इसको 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। बहुत ज्यादा 20 मिनट अगर टाइम टेकिंग आ गया तो 20 से कम में हो जाना चाहिए, हो जाता है आराम से। 15 मिनट में भी हो सकता है 25 क्वेश्चन। उतनी स्पीड आपको लानी पड़ेगी। इसके अलावा इसमें आपको 15 से 20 मिनट, इसको भी अगर लेंदी आ गया तो 20 वरना 15 में तो हो ही जाना चाहिए। 15 से ज्यादा लगना नहीं चाहिए। ये इसका टाइमिंग यहाँ ले दिया मैंने। जीके आपका 5 मिनट, इंग्लिश आपका लगभग 5 से 7 या 10 मिनट मान लीजिए। तो टोटल आप कर लीजिए कितना हो रहा है, ये 20 20 40 और 10 50 मिनट में आपका पूरा हो जाना चाहिए। पेपर कितने का? 60 मिनट का। 50 में जब तक नहीं होगा तब तक आपका मेंस में सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप ये सोच रहे कि मैं 1 घंटे में पूरा पेपर कर रहा हूँ तो मेरा 160 170 प्लस स्कोर चला जाएगा, ये मुमकिन नहीं है। आपको 50 मिनट का टारगेट लेके चलना है। उतने में आपका चारों सब्जेक्ट होना चाहिए। तो आप सोच लीजिए आपको 20 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं, तो आप अगर उस क्वेश्चन को घर पे एक ही बार करके गए हैं तो क्या वो आपको वहाँ पे क्वेश्चन देखते दिमाग में क्लिक होगा कि इसमें क्या करना है? आप पहले तो पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे वहां से वहां तक। अब आपको उसमें पता नहीं है कौन सी चीज काम की और कौन सी काम की नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ ना 3-4 बार सेम क्वेश्चन लगाना, उससे होगा क्या कि जब आप 20 मिनट में 25 क्वेश्चन करने का टारगेट करेंगे तो जो एक्स्ट्रा 5 मिनट है, एक मिनट एक क्वेश्चन का मान के चले, तो एक्स्ट्रा 5 मिनट कहाँ गए आपके, वो मैं बताता हूँ। आप क्या करेंगे, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया क्रय मूल्य का, अब उसमें यहाँ कोई नाम लिखा हुआ है, इसने वो चीज उसको दी है, वो अगर आप सेम पैटर्न का क्वेश्चन बार बार कर चुके हैं ना, तो आपकी आके यहाँ से यहाँ तक उस चीज को मिस करेंगे। यहाँ देखिए कि यहाँ 20 लिखा है, वहाँ 100 लिखा है, यहाँ ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है, डायरेक्ट लगाया आंसर लिखा, बात खत्म। ये बीच का सारा अक्षर है ना, इबारत जिसको कहते हैं, वो आप पढ़ेंगे भी नहीं, आप पैटर्न पकड़ेंगे। और आखिरी में जब आपका आंसर आ जाएगा, संतुष्ट होने के लिए आप हल्की सी एक नजर मारेंगे। जैसे मान लीजिए कभी मूलधन पूछा है, गलती से मिश्रधन टिक कर दिया है, इस टाइप की मिस्टेक को बचने के लिए लास्ट वाली लाइन आपको पढ़नी रहेगी। उसके अलावा ऊपर कभी कोई एग्जामिनर उस चीज को चेंज नहीं करेगा। सेम पैटर्न में सेम क्वेश्चन आएगा हर बार।
हल्की सी जहाँ डाटा का रहता है, जैसे अनुपात वाले क्वेश्चन में रहेगा कि दूध और पानी का अनुपात दिया है, फिर आगे पानी दूध करके उल्टा लिख दिया है, तो ये चीजें अपने आप दिमाग आपका पकड़ेगा, आप पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, आप केवल दूध पानी पानी दूध, अच्छा ये है, तो इस अनुपात को जब सोल्व कर रहे हैं 5 7 दिया है, अपने आप 7 5 करके लिखोगे आप, सॉल्व ही उस टाइप से करोगे आप, अपने आप चीजें होगी, आपको क्वेश्चन में वहां अलग से लिखना नहीं पड़ेगा कि पहले 5 7 उतारा अपन ने, अच्छा ये दूध का ये पानी का, लेकिन क्वेश्चन पानी दूध का पूछ रहा है, अच्छा 7 और 5 ऐसे लिखेंगे नहीं, आप अपने आप उसको जब वहां टिक कर रहे होंगे ना, तो आपके दिमाग में ये अपने आप रहेगा और काम करेगा। क्यों? क्योंकि आप उस क्वेश्चन को बार बार कर चुके हो। ये गलती एक बार होती है, ये दूध पानी वाली गलती एक बार हो गई, दूसरी बार नहीं होगी, अगर दूसरी बार में हो रही है तो तीसरी बार नहीं होगी, और आपको 3 बार ही नहीं, ऐसे बार बार करना है। ये तो तब जब सीएमसी की बुक लगा रहे हैं, तब जब आप पिनेकल लगाएंगे तो सेम क्वेश्चन 5 से 7 बार रिपीट होगा एक ही चैप्टर में, अलग अलग एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आया हुआ है तो बार बार रिपीट होगा। उसके अलावा देखो मैथ्स की बात हो गई, रीजनिंग हो गई, अब जीके पे आ जाते हैं, बात करते हैं नोट्स की। तो आपको लगता है कि यहाँ से सर ने पढ़ाया है, आप घर जाके अपना मैथ्स रीजनिंग पढ़ के वापस कल आ गए, आपका जीके हो गया, यहीं पे पढ़ के कहानी सुन ली हो गया, ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको उसके भी प्रॉपर घर पे जाके, मतलब जो टाइम मैथ्स को दिया जा रहा है उतना टाइम देना पड़ेगा, उससे कम नहीं दे सकते आप, उतना ही टाइम जीके मांगेगा। अब ये लाइन क्यों बोली जा रही है? क्योंकि आप अगर प्री में सिलेक्शन ले भी लेते हैं इन तीनों सब्जेक्ट से, और आप मान लीजिए ले आते हैं 150 160 नंबर, इधर 8 10 नंबर 20 नंबर भी ले आया, तो इधर मान लीजिए 130 140 ले आए, कुल मिला के आपका 155 लगभग स्कोर चला गया, आपका प्री हो गया। लेकिन मैं ये कह देता हूँ, अगर आप जीके को टाइम नहीं देंगे तो आपका मेंस में सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि पहले मेंस में जीके नहीं आता था, अभी मेंस में जीके आता है और अच्छा खासा आता है। और ऐसा नहीं है कि 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में भी कथन वाला पूछ रहा है, जब तक आपको सही में नहीं आएगा आप टिक ही नहीं कर पाएंगे, आप तुक्के लगा के नहीं कर पाएंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा, डीप में भी पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से करना पड़ेगा। उसका भी एक ही तरीका है मैथ्स वाला, इसीलिए उसको मैथ्स के नीचे लिखा है, इसको रीजनिंग के नीचे लिखा है। ये दोनों एक तरीके से पढ़ने रहेंगे, ये दोनों इसको रिपीट करना है बहुत ज्यादा। इंग्लिश में भी कॉन्सेप्ट पकड़ना है, कॉन्सेप्ट पकड़ लिया बहुत ज्यादा रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो सिली मिस्टेक होगी आपकी अपने आप मॉक में सुधर जाएगी। रीजनिंग की जो सिली मिस्टेक है वो भी आपकी ज्यादातर मॉक में सुधर जाएगी। नॉर्मली यहाँ की बुक लगानी है इन दोनों में आपको रिपीटेशन बहुत ज्यादा करना है। जीके के जो आपको मैं बताता हूँ नोट्स का तरीका, जीके का नोट्स आप लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से जो पीडीएफ देते हैं, हो सकता है बहुत बच्चे उसको प्रिंट आउट निकलवाते होंगे, बहुत उसको भी नहीं निकलवाते हैं, कुछ लोग प्रिंट आउट निकलवाते हैं तो उसको घर जाके पढ़ते हैं, कुछ बस पोहे खाने में काम ले लेते हैं कुछ दिन बाद। तो आपको क्या करना है, मैं अपना तरीका बता देता हूँ, मतलब आपका अपना अपना हो सकता है, मैं अपना तरीका, यहाँ से अनुपम सर ने ये बैठे हैं सर, अजय सर हिस्ट्री पढ़ाई हमको सर ने, उसके बाद में हमको पीडीएफ दे दिया गया। अब पीडीएफ तो मोबाइल में होता है, और मोबाइल में तो अपन दूसरे काम करने में व्यस्त है, इंस्टाग्राम में, तो पीडीएफ कौन खोलेगा? पीडीएफ खोलने का कभी किसी का मन करता है? पीडीएफ से कोई पढ़ता है क्या कभी? जब मोबाइल में इंस्टाग्राम में रील चल रही है, यूट्यूब पे शॉर्ट चल रहे हैं, कौन उस बोरिंग चीज हिस्ट्री को अकबर बाबर को पढ़ने जाएगा यार? तो नहीं पढ़ पाते हैं। तो कुल मिला के प्रिंट आउट तो निकलवाना है। अगर आप सोच रहे हैं मोबाइल से पढ़ लेंगे, लैपटॉप से पढ़ लेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा महान बनना पड़ेगा उसके लिए, उतना आपको मतलब अलग ही इच्छा शक्ति होनी चाहिए। वो एक अलग बात हो गई कि आप पढ़ पा रहे हैं। मेरे जैसा इंसान, आपके जैसा इंसान मुझे नहीं लगता कि वो मोबाइल में कर पाएगा। आदमी भटक जाता है, यूट्यूब पे पढ़ने जाता है मैथ्स, वहाँ पे नीचे सजेशन में कुछ और आता है, स्टैंड अप कॉमेडी वो नहीं करना है। अपने को सबसे पहले क्या करना है कि प्रिंट आउट निकलवाना है। जीके की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी किसी सब्जेक्ट में आपको नोट्स पे इतना फोकस नहीं करना है, जीके में नोट्स पे फोकस करना है। तो आपको जो यहाँ से पीडीएफ मिला है, मान लीजिए इतना पेज है, इसमें इतना एक पेज है, इतना कंटेंट लिखा है, तो जब आप घर पे जाएंगे तो आपको क्या करना है, कॉपी लेनी, नॉर्मल सादी कॉपी, बहुत फेयर कॉपी नहीं बनानी है, बहुत सारे पेन लेके नहीं बैठना है, अलग अलग कलर के, एक या दो पेन का दो कलर का पेन भी चलेगा, एक ही भी काफी है, काला पेन या एक नीला, ज्यादा से ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है, काले से लिख लिया, नॉर्मल नीले से लिख लीजिए, ऐसा कर सकते हैं। तो आपको इस पेज में से पूरी इबारत को हटा के केवल क्या लिखना है कि मान लीजिए अकबर है, तो आपको अकबर का नाम लिखना है। अब इसमें क्या लिखा होगा कि अकबर ने ये युद्ध लड़ा, मान लीजिए इतने इतने सन में कोई भी युद्ध हुआ उसका, मान लीजिए बाबर की बात करते हैं, 1526 में जो पानीपत का युद्ध हुआ, तो हो सकता है इसमें पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक पानीपत की युद्ध के लाइन के युद्ध के बारे में लिखा हुआ है। अब उसमें से आप देखिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है। एक तो बाबर इंपॉर्टेंट है,
एक युद्ध किससे हुआ है? इब्राहिम से। तो इब्राहिम इंपॉर्टेंट है, तो बाबर का पूरा नाम इधर लिखा, इब्राहिम का इधर लिखा, बीच में वर्सेस लगा दिया। ये अपना तरीका है नोट्स बनाने का, मेरा खुद का, मैं आपको बता रहा हूँ। इससे आप बहुत जल्दी रिवाइज कर पाएंगे। अब जीता कौन इनमें से? बाबर जीता, यहाँ ऐसे लगा दिया, ये जीत गए। हो गया, लाइन खत्म। यहाँ पे पुस्तक में तारीख लिख ली, युद्ध खत्म। सारे युद्ध इस तरीके से एक जगह अलग से लिख लेने हैं उसको। ये आपका अपना खुद का कलेक्शन होगा, इसमें आप यूं नहीं कह सकते ये सीएमसी के नोट्स है या कहीं और के नोट्स, या आपने अपने तरीके से बनाया है। ये मेरा तरीका, ये मेरे नोट्स है, सर ने दिया था, ये दिया था, मैंने इसको पढ़ा, इसको रिवाइज करा, सब करा। उसके बाद मुझे लगा कि यार ये वाला मेरे लिए बेस्ट तरीका है, ये मेरा, मुझे समझ आता है। मैं तो और बाबर भी नहीं लिखता हूँ, भी लिखता हूँ, समझ जाता हूँ, आई लिखता हूँ, समझ जाता हूँ। तो जब इतना सा पढ़ने से मेरा रिवाइज हो रहा है, तो क्या आप ये बताइए मुझे कि जब मैं एग्जाम के टाइम रिवीजन करने जाऊंगा तो क्या मुझे ये पढ़ना ज्यादा अच्छा रहेगा कि ये? इसमें मुझे कितने सारे पेज पलटाने पड़ेंगे। और अपन वैसे लोग जो प्रिंट आउट निकलवाते नहीं है, तो फिर अपने लिए तो मोबाइल में तो पीडीएफ भी गुम हो जाएगा तब तक। तो अपने को प्रिंट आउट निकलवाना है, फिर उसके बाद में हो सकता है प्रिंट आउट घूम जाए। तो उससे अच्छा है कि आप चीजों को शॉर्ट में एक बार लिख लीजिए। उससे होगा कि आप इसको भी रिवाइज करेंगे, इसको भी रिवाइज करेंगे, दोनों का मिला के आपको बहुत सारी चीजें याद रह जाएगी। अब इसमें ये केवल युद्ध का नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, ये पूरा तरीका बता रहा हूँ आपको कैसे काम करता है ये तरीका। सारे युद्ध एक जगह हो गए। अब आप क्या हिस्ट्री पढ़ना चालू किया आगे से, एक राजा आया, उसने युद्ध लड़ा, उसने एक महल बना दिया, उसके शासनकाल में किसी ने कोई किताब छाप दी, उसने कोई मोहरे चला दी, और कुछ और हो गया, उसने कोई मंदिर तोड़वा दिया या फिर कुछ और कर दिया, उसके अलावा या फिर कुछ और हो गया। मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें रहेगी जो कुछ न कुछ हर शासक के काल में होती आई है। तो हिस्ट्री के लिए बता रहा हूँ स्पेशली। तो उसमें आपको क्या करना है, युद्ध सारे एक जगह निकाल लेने हैं, जैसे अभी बताया। अब महल सारे एक जगह जो भी निर्माण कार्य हो गए, तो यहाँ राजा का नाम लिखा, किसने बनवाया, मतलब क्या बनवाया, किसने बनवाया, क्या बनवाया, कब बनवाया, बात खत्म। तो पूरा एक हिस्ट्री का एक जगह 2 या 3 पेज में आ जाएगा। उतने सारे निर्माण कार्य जो भी है वो सारे आपको एक जगह लिख लेते हैं। अब इससे होगा क्या, इसको लिखने का फायदा मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपके नोट्स से जब आप पढ़ते जा रहे हैं तो आपके सामने सारा एक साथ नहीं रहेगा। जब आप 2 पेज पढ़ लिए, आप तीसरे पे चले गए, तो जो पिछले 2 पेज है वो अब आपके दिमाग में वो कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे कि अच्छा ये वाली चीज इसने बनवाई, तो ये तो पिछले वाले ने भी इससे रिलेटेड कुछ बनवाया था। अब वापस आप पीछे 2 पेज पीछे तो जा सकते हैं, लेकिन मान लीजिए वो 20 पेज पीछे, तो आप जा नहीं पाएंगे, दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो आप उसको याद नहीं रख पाएंगे। तो आपका जब एग्जाम होगा आपको पूछेगा अकबर का, आप लगाएंगे बाबर का। उसके लिए बचने का तरीका ये है कि चीजों को एक साथ लाएं, सारे निर्माण कार्य एक जगह होंगे, तो उससे क्या दिमाग ट्रिक पकड़ेगा कि इसने भी ये चीज बनाई है, इसने भी ये चीज बनाई है। जैसे मोती मस्जिद है, 2 लोगों ने बनवाई है, आप में से कोई नाम बता सकता है किसी को याद हो तो? अलग अलग, एक दिल्ली में है और एक शायद आगरा में। आगरा में ये सब है ना। तो